अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पीकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कल अपने नए सदारती दौर का आगाज करने जा रहे हैं। वैसे तो अमरीका में इस वक्त 50 रियासतें ऐसी हैं जहां पर हाई अलर्ट लगा हुआ है, क्योंकि इंतजामिया को डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के बायस बहुत से खतरात मौजूद हैं। लेकिन हमें भी इस नौ मुंतखब शख्सियत से मुतालिक बहुत से खदशात वाबस्ता हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। जोग्राफियाई, तजारती और इंडिया समेत कश्मीर पर नए सदर की पॉलिसियां क्या पाकिस्तान को कोई ना कोई किसी हद तक मुतासिर कर सकती हैं? इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी। फिर इसके बाद खारजी अमूर के बाद हम जिक्र करेंगे कुछ मुल्क को दरपेश अंदरूनी मसाइल के हवाले से। 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद ने आज ECP के बाहर अपने हुकूमत मुखालिफ रवैये का एक बार फिर से खुलकर इजहार किया है। अब 2018 के इंतखाबात और PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मौलाना और मरीम बीबी ने एक बार फिर से हुकूमत को दबाव में भरपूर तरीके से लाने की कोशिश की है। न सिर्फ हुकूमत को बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया तो जारी कर दिया गया है, उस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इस 3 से 4 घंटे की जो एक्टिविटी अब तक रही है, ये जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, क्या उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, ऑपोजिशन ECP को भी दबाव में ले आई है और हुकूमत भी इससे दबाव में लाने में कामयाब हुई है? और आखिर में बात वज़ीर आज़म की शिकायत पर थाना बनी गाला के अमले को बरतरफ होने की। इस पर वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया है वो किस हद तक दुरुस्त है और इससे क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस रिफॉर्म्स भी हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी नासिब इक्तफ़ाई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी, तज्ज़ियाकार जुनैरा आज़ाद साहबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। साथ ही साथ डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमरीश शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और अब से कुछ ही देर में आसमा वदूद साहबा तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। बात कर लेते सबसे पहले कल अमरीका के हवाले से नए 9 मुंतखब सदर के हवाले से, जो कि कल अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब का जो थीम है वो मुत्तहिदा अमरीका है, जिसके दौरान बदनज़मी से बचने के लिए 20,000 से ज़ायद नेशनल जो गार्ड्स हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। लेकिन जो बाइडन अमरीका के वो 46वें सदर होंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 232 इलेक्टोरल वोट के मुकाबले में 306 वोट तो हासिल किए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ उन्हें परफॉर्मेंस को दिखाने की ज़रूरत है। बिलखुसूस अगर हम अमरीका के हवाले से बात करें तो इस वक्त अमरीका जो है वो कोविड की वजह से उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अपने पॉइंट पर आते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इस नए सदर के मुंतखब होने के बाद किस तरह से आने वाले दिनों में रहते हैं। तो नसीब इक्तफ़ाई साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले आप समझते हैं कि जो बाइडन की अपॉइंटमेंट के बाद कोई नई पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के माबैन? फैज़ का एक मिसरा पढ़ूंगा सिर्फ। देखिए शाख देखिए पाते हैं उस शाख, बुतों से क्या फैज़। तो हमने बुत बनाए हुए, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ट्रंप आया तो हम बड़े गले मिले, बड़ी झप्पियाँ डाली हमने कहा वाह वाह हमारा बड़ा भाई आ गया, भाई कश्मीर का मसला हल हुआ ही हो गया। अब तो सालिसी भी हो गया, 3 बार सालिसी कहकर चौथी बार नहीं कहा, घर चला गया अपने वो। और अमरीकी अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया, हिकारत से मुस्तरद कर दिया अमरीकी अवाम ने। अच्छा, ट्रंप का मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने कहा मुत्तहिदा अमरीका, इस वक्त कंसेप्ट यही होना चाहिए क्योंकि अमरीका बहुत डिवाइडेड है। मैंने पहले भी कहा था कि अमरीका 7 करोड़ और 8 करोड़ वोट में डिवाइडेड है। 7 करोड़ वोट नस्ल परस्तों के और 8 करोड़ वोट तारीख़ी तौर पर बहुत बड़े 8 करोड़ वोट उन लोगों के जो अमेरिका को चाहते हैं दिखना मुत्तहिद। तो ये एक लड़ाई चलेगी यहाँ पर और इस लड़ाई में असला भी इस्तेमाल होगा। बड़े पैमाने पर असला ख़रीदा गया है। तो डिवाइडेड इंडिया रूल बाय मिस्टर जो बाइडन विल बी अ पॉजिटिव जेस्चर। एक पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो छचोरे किस्म के बहुत ज़्यादा थे। वो पर्सनल ताल्लुकात पर और सर पे हाथ फेर कर, कंधे पे हाथ रख कर, कपड़ों की तारीफ़ करके आपको लुभाया करते थे, आपको खुश किया करते थे, झूठ बोलकर आपको खुश किया करते थे कि मैं मोदी से बात करूंगा हो जाएगा मसला, मैं जानता हूं कश्मीर में क्या हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, कश्मीर पर कब्ज़ा भी हो गया, ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क कर दिया,
तबाह कर दिया सब कुछ, और ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा, ये शख्सी ताल्लुकात थे। जो बाइडन जिस ग्रुप से आए हैं, जिस थॉट से आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जिन्हें उर्दू में कहते हैं इदारा जाती ताल्लुकात। फ़ौज का फ़ौज से ताल्लुक़, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट से ताल्लुक़, सेनेट का सेनेट से ताल्लुक़, हुकूमत का हुकूमत से ताल्लुक़। और ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। और मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान को एक हद तक इसमें फ़ायदा हासिल होगा जब ह्यूमन राइट्स की जो फ़िलासफ़ी है डेमोक्रेट्स की, वो इम्प्लीमेंट होगी। और कश्मीर पर, और सिर्फ ह्यूमन राइट्स और कुछ नहीं, कश्मीर पर और हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत जो फैल रही है, मुसलमानों को, दलित को और ईसाइयों को कॉर्नर किया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी जैसे छछोरे लोग, घटिया लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं एज अ टूल अक़लियतों के ख़िलाफ़, तो उस पर यकीनन अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड लेगा। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है बहुत बड़ा कि चीन के ख़िलाफ़ अमेरिकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, और वन बेल्ट वन रोड के ख़िलाफ़ वो जाता रहेगा, सी पैक पे उसकी नज़र रहेगी, और इस बार चीन के ख़िलाफ़ वो भारत की हिमायत करेगा। सही, ठीक है जी। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने आनी चाहिए। अभी कोई खुशफहमी रहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मिस्टर जो बाइडन ऑथर हैं कैरी लोगर ब्राउन बिल के। जो कैरी लोगर बिल आया था, जिसके तहत पाकिस्तान को 1.5 बिलियन सालाना इमदाद मिलनी थी, उसके भी ऑथर वो हैं, और पहले 3 लोग थे, उसके बाद कैरी लोगर ने बिल पेश किया था। तो मुझे लगता है ये कि ट्रंप के मुकाबले में बेहतर हालात होंगे और खुले हुए होंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है जनरल साहब, ट्रंप के मुकाबले में बेहतर हालात होंगे जो बाइडन की तैनाती उनके सदर मुंतखब होने की सूरत में। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर भी आता है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है कि जहाँ पर पाकिस्तान मौजूद ना हो तो अमरीकी फौज का इनखला अफगानिस्तान से मुमकिन नहीं है। यहाँ पर अमरीका की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ताल्लुकात में मतानत होगी, पहले की निस्बत ठहराव होगा, फैसले जो हैं वो बहुत सारे असूलों की बुनियाद पे मेरा ख्याल किए जाएंगे, वो कि मुफाद तो हर कौम अपने रखती है सामने, और ये नहीं होगा कि अमेरिका अपने मुफादात जो हैं वो किसी सूरत कुर्बान करे। और ये जो भी NBC भी बात कर रहे थे, असल चीज ये है कि यहाँ ताल्लुकात का महवर इस खित्ते में अफगानिस्तान अब उस हद तक नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। अब महवर है चाइना की पॉलिसी, चाइना के बारे में उनके क्या आगे सोच क्या है। अगर तो चाइना को रोकने की यही पॉलिसी उनकी रही कि उसका घेराव करके तो उसको हमने कंटेन करना है, तो फिर तो जैसे है ताल्लुकात आप देखिए वो वैसे ही रहेंगे कि इंडिया का बिल्डअप किया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं होगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो बाइडन, जो कि बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, वो हो सकता है कि ये भी ज़हन में रखें कि सिर्फ कंटेनमेंट जो है वो फिजिकल कंटेनमेंट, एक घेराव करके नेवी और एयरफोर्स से या हथियारों से, शायद उससे बेहतर ये है कि एक इकोनॉमिक कंपटीशन रखा जाए जिसमें कि बिल आखिर वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि अमेरिका को चाइना से जो थ्रेट है वो माशी थ्रेट है कि चाइना की इकोनॉमी आगे निकल जाएगी, और अगर चाइना की इकोनॉमी आगे निकलती है तो लाजमी बात है कि उसका असर रसूख भी दुनिया में पड़ेगा, तो वो हो सकता है कि उनकी तवज्जो उधर हो। तो उस लिहाज से हमें अपने आप के लिए खुद स्पेस ढूंढनी होगी कि हम अमेरिका को किस जगह पे कैसे अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो कायम रख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो हम अगर चाइना के इत्तेहादी हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, वहां मैं समझता हूं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था अमन लाने के लिए, ये अमेरिका से ज्यादा ये हमारे अपने मुफाद का खेल था। हम चाहते थे कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये नहीं किया जा सकता कि सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हम ये कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्टांस तो बरसों से था कि जनाब यहाँ मज़ाकरात के बातचीत के जरिए अफगानों को अपना को रास्ता ढूंढना होगा, और अमन का रास्ता यही होगा, ये इंसर्जेंसी के जरिए नहीं होगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी तो हमारी वैसी रहेगी अफगानिस्तान की, क्योंकि हमारा अपना मफाद है वहां पे। लेकिन अमेरिका के लिए हमें लाजमन
कुछ ना कुछ अपने, यानी अगर हम उसको एंटेगनाइज भी ना करें कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो भी अगर हम करें तो मेरा ख्याल है वो भी काफी होगा। क्योंकि आपको अंदाजा है कि हम दुनिया के मालियाती अदारों के मोहताज हैं, हमें IMF की जरूरत है जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इस वजह से हमें खुद मेहनत करनी होगी कि हम अपनी रेलेवेंस जो है वो कायम रखें, ताकि किसी न किसी तरह हमारे जो मरासम है अमेरिका के साथ वो नेगेटिव साइड पे न जाए। जुनेरा, जौहरी हथियारों की तैयारी के मामले पर पाकिस्तान पर दबाव में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो बाइडन जो हैं वो इस हवाले से इस चीज़ की इतनी हमायती रहे नहीं है माजी में भी। ईरान आपके सामने है। ईरान का जितना भी एक उनका सेंट्रीफ्यूजेस एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम था, IAEA के साथ उनके मुज़ाकरात और तेहरान को टेबल पर और उनके साथ सैंक्शंस कम करके इंगेज करने की पॉलिसी, उसके आर्किटेक्ट जो बाइडन थे। और ओबामा टेन्योर का 8 इयर्स का ये बहुत बड़ा एक हाइब्रिड किस्म का फैक्टर था कि हमने ईरान को इंगेज करना है इनटू द इंटरनेशनल ऑर्डर। अगर वो ईरान जैसे कंट्री के साथ जो कि एंटी इजराइल है और जो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ US है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट इजराइल, उसके बावजूद अगर वो ईरान के साथ चाह रहे हैं कि वो उनके साथ बातचीत करें और ये वापस आएगा सब कुछ, वो सारा जो ट्रंप ने रोल बैक किया था वो सब दोबारा रिवाइव होगा ईरान के साथ। तो अगर वो ईरान के साथ ऐसे कर सकते हैं तो पाकिस्तान पे ऐसा कोई प्रेशर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी हम सिग्नेटरी नहीं हैं किसी ऐसे ट्रीटी के, न्यूक्लियर ट्रीटी के हम बिल्कुल सिग्नेटरी नहीं हैं, तो हमारे पे कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकती इस मामले में, हम टोटल सॉवरेन हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो बाइडन किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल है हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। रिपब्लिकन्स आते हैं तो सैंक्शंस के साथ और आपके ऊपर ट्रेड वॉर में आपने देखा हुआवे का जो एक एग्जाम्पल है, आप देखें उनके साथ उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करें, 5G का आप चाइना से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सैंक्शंस में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो इन्वेजन्स की तरफ जाते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, आपकी न्यूज़ टाइट करते करते आपको इन्वेजन से डराते रहते हैं। तो किसी भी शक्ल में ये समझना कि हमारे लिए अमेरिका कोई बहुत बड़ा अच्छा कोई तोहफा लेके बैठा हुआ होगा, ये कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जब डू मोर की बात आती है तो वो भी उनके इंटरेस्ट में होता है, तो हमसे डू मोर कहते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो हमें अकेला छोड़ देते हैं, आइसोलेटेड छोड़ देते हैं, रहते वो इंडिया के साथ हैं। इस वक्त हम रेलेवेंट इसलिए हैं कि इस रीजन में चाइना और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, CPEC है, रशिया का जो इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है और इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो दोबारा चाहेंगे कि एटलीस्ट जो टचिंग कॉर्नर स्टोन होता है ऑफ द रीजन, उसमें पाकिस्तान को टच ज़रूर करते रहें, बिल्कुल आइसोलेटेड ना छोड़ें। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साउथ एशियन पॉलिसी ऑफ जो बाइडन, जो कि 6 माह से पहले सामने नहीं आएगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो बाइडन को होगा वो है होम ग्रोन टेररिज्म को कंट्रोल करना, जो कि फर्स्ट टाइम इनको सामने आया है। और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 30 इयर्स से वो बॉइलिंग हो रहा था, सिमरिंग चल रही थी, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन। तो पहला मेरे ख्याल है थ्रेट उनके लिए वो है। अच्छा देखिए साहब, जुनैरा कह रही हैं कि साउथ एशियन पॉलिसी जो है जो बाइडन की वो 6 माह से पहले नहीं आ सकती सामने, लेकिन हम अगर ओवरऑल पाकिस्तान और खत्ते की सूरत हाल पर बात करें तो क्या प्रेडिक्शन है आपकी, जो बाइडन कंपैरेटिवली डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत किस हद तक बेहतर साबित हो सकते हैं, ना सिर्फ खत्ते के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए और कश्मीर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रिया। आप ये देखें कि हम ये हमेशा सोचते हैं कि जब नया प्रेसिडेंट आ गया पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेगा। ये कोई शख्सियत नहीं होती जिसने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बनाने होते, अच्छे या बुरे। ये अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, बेशक वो ट्रंप था, बेशक वो जो बाइडन था। हाँ, अंदाज़े बयां जिस तरह हर किसी का गुफ्तगू का डिफरेंट होता है, इस तरह ये पाकिस्तान की तरह डिफरेंटली डील करेंगे। जैसे ट्रंप जो था बड़ा ब्लंट था, उसने एकदम से कोई बात बदतमीज़ी की तरह कर देनी, कोई शरारतें करनी, अजीब व गरीब हरकतें करनी, मतलब उसके अंदर प्रेसिडेंट वाली तो बात नज़र ही नहीं आती थी, वो एक जोकर ज़्यादा नज़र आता था मुझे। लेकिन बाइडन जो है 4 दिहाइयों से जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद है, सियासत कर रहा है, नायब सदर भी रह चुके हैं, तो एक बड़ी ही उनकी प्यारी सी शख्सियत है, समझदार है
और अभी भी आपने देखा कि जो मामलात हुए, ट्रंप ने जिस तरह वाशिंगटन में पार्लियामेंट उनके जो कैपिटल्स के ऊपर हमला करवाया या देखा, तो बाइडेन ने बड़ी समझदारी के साथ सारे मामले देखे। और मैं जुनैरा की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो जो बाइडेन अपना हलफ उठाने के बाद अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उनको कई मौका मिलेगा कि साउथ एशिया के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी और उसमें पाकिस्तान को फिर वही देखा जाएगा कि पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है। जो पाकिस्तान दे सकता होगा उसके बदले अमेरिका हमें उतना ही जो है वो लॉलीपॉप वगैरह कोई दे देगा। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो अफगान अमन की वजह से बहुत ज़्यादा है, उस पर डेफिनेटली अब वो पहले वाला वक्त नहीं रहा। तो अब ये पहले वाले जो बाइडेन भी नहीं रहे जिन्होंने सैंक्शंस लगवाई थी, पाकिस्तान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा ये जो CPEC वाला मामला है, ये तो अमेरिका की आंखों में बुरी तरह खटक रहा है, तो इसकी वजह से बड़ी चीज़ें आपको अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। ताल्लुकात उनके इंडिया के साथ ही बेहतर रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। वो कि आपने देखा कि पिछले दिनों से जो EU अपना डिसइंफो लैब की चीज़ें निकली हैं सामने, या ये जो अपना एक और जोकर है अर्नाब गोस्वामी, इसने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से इंडिया का एक जो अंदरूनी वो खुल के सामने आ गया है। लेकिन अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ ही रहेगा और पाकिस्तान को थोड़ी बहुत चूरी मिलती रहेगी। सही। आसमा, वाकई जितने भी सब चीज़ें मंजर यहाँ पर आई हैं, डिसइंफो लैब का मामला, अर्नब गोस्वामी की चैट, इसके बावजूद अगर इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात वहीं के वहीं हैं, तो हमें क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को कंपैरिजन में रखना चाहिए अमेरिका के साथ? देखिए जी, दो वजह से पाकिस्तान के लिए ये चेंज बहुत मुनासिब रहेगी। एक अच्छी चेंज आई है वहाँ पे पावर की, इसकी दो वजह होंगी। देखिए जी, इंडिया के साथ ऑब्वियसली उसी तरीके से रहेगा US का स्ट्रेटेजिक डीलिंग जो उनकी रहती है, लेकिन हम एक अलहदा किस्म की जेलिंग देख रहे थे। जैसे हमने देखा हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, एक दूसरे की इलेक्शन कैंपेन्स तक तो वो ये दोनों मैन इन पावर एक दूसरे की इलेक्शन कैंपेन तक रन कर रहे थे। एक अलग किस्म की जेलिंग थी जिससे इस रीजन की पावर बहुत अनइवन और होने लगी थी, एक डिसबैलेंस आने लगे था। ये चीज़ अब कंसिडरेबली कम होगी। अब इस किस्म की जेलिंग हम नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली एक बड़ी इकोनॉमी है, ज़्यादा पेस पे थ्राइव कर रही है, एक बड़ी मार्केट लोगों को ऑफर करती है, तो अट्रैक्टिव तो रहेगी। लेकिन जो एक डिसबैलेंस एक अजीब जॉनरा का इस इलाके में आ रहा था, वो अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दूसरी वजह यह है कि जो बाइडेन एक इंगेजमेंट में जाना चाह रहे हैं चाइना के साथ। जब चाइना के साथ वो इंगेजमेंट में जाएंगे तो हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम वी आर इन द मिडल ऑफ क्लैश ऑफ टाइटन्स, तो हमें ब्रीदिंग स्पेस डेफिनेटली मिलेगी। पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये दो चीज़ें उनकी टू डू लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पे हैं। तो इससे हमें फ़ायदा तो डेफिनेटली होने वाला है। बकिया हम डायरेक्टली इससे कितना एक्चुअलाइज कर सकते हैं, उसमें हमेशा हमारी लीडरशिप ने बहुत पेटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटाइज़ किया है मुल्क के इंटरेस्ट पे। तो हमें इस वक्त यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर हमारे लिए कोई होराइजन इस चेंज ऑफ पावर रिजीम के साथ आता है तो उसे हम कैसे एक्चुअलाइज करते हैं, वो टाइम विल टेल। और अगैन प्रेशर जो है और नज़रें जो है आपके ओवल ऑफिस पे तो हैं ही, लेकिन हमारे मैन इन पावर इमरान खान साहब के साथ भी इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ना सिर्फ हमने ये देखना है कि अमेरिका साउथ एशिया से मुतालिक अपनी पॉलिसी को किस तरह से वाज़ेह करता है, क्योंकि उसकी वजाहत सामने आने वक्त दरकार है। उससे पहले बेहतर ये है कि हम ये तय कर लें कि हमने किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। वहाँ की पॉलिसी वाज़ेह होने में टाइम है, लेकिन हमने अपनी लिस्ट को रेडी करना है कि खारजी उमूर में कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये तय देखना है कि अमेरिका की अटेंशन इंडिया की निस्बत पाकिस्तान की तरफ किस तरह से डाइवर्ट की जाए। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन की 11 बड़ी सियासी जमातों ने आज एक बार फिर से एहतजाज किया है और यह एहतजाज इसलिए किया गया हुकूमत के खिलाफ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह याद करवाया जाए कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो साफ और शफाफ तरीके से नहीं हुए थे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इक़्तिदार में बैठी हुई जमात है उसके खिलाफ एक केस लगा हुआ है जिस केस का नाम है पार्टी फॉरेन फंडिंग केस। उस पर 6 बरस गुजर जाने के बावजूद क्या वजूहात है कि फैसला आज तक नहीं हो सका। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो थोड़ा शेडी हो जाता है। मरियम साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू फरमाई, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। क्या आप जानते हो किन 2 मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? एक है इंडिया भारत और दूसरा है इस्राइल। उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया और जिस इस्राइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए। इन्होंने ख्वाब दिखाया था रियासत मदीना का, लेकिन कौम सुबह उठी तो उनका रुख कूफे की तरफ था। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। जिस किस्म के बयान दिए गए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं और बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। जनरल साहब, जिस किस्म का ये गुफ्तगू आज की गई दोनों रहनुमाओं की जानिब से, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिया जारी कर दिया और उसमें कुछ ऐसा कोई प्रेशर नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जमातें इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने में कामयाब रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन मामलात में इस तरह नहीं आता प्रेशर इनके ऊपर। बात यह है कि यह है कानूनी मसला और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि इनकी अपनी पार्टीज में भी ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इलेक्शन कमीशन को बहरहाल जल्दी करना चाहिए क्योंकि ये एक सीरियस इशू है। फॉरेन फंडिंग कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके, खास तौर पे अगर उसके सोर्सेज जो हैं वो मशकूक हैं या ऐसे सोर्सेज हैं जो कि काबिल एतराज़ हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि अब इसके बाद थोड़ा प्रोसेस तेज हो जाए, लेकिन ये कहना कि उससे कोई अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं। और होना भी यही चाहिए कि असूलों की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे सारी पार्टियों के फैसले किए जाएं और इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, समझना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है जो कि जल्दी करना चाहिए। और उसके बावजूद हमने कल ये बात भी की थी और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि फैसले के बाद भी ये कोई यहाँ मसला खत्म नहीं हो जाएगा। ये नहीं है कि हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चली जाएगी, ये आगे फिर कानूनी प्रोसेस शुरू हो जाए और उसकी वजह से देख लें टेन्योर अगर ये पूरा कर लेते हैं तो अगले इलेक्शन में फिर दोबारा ये खेल शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से कोई ऐसी चीज लगती नहीं जिससे कि ये कहा जाए कि बहुत कोई तूफान आने वाला। एनबीसी मौलाना और मरीम की तकारीर से आपको लगा कि दबाव बढ़ गया? दबाव दोनों तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ इनकी आज की तकरीर के कोर्स आपने सुना है वो, दूसरी तरफ 3 वज़रा की इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर शेख रशीद की अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बाबर आवान के ट्वीट्स। तो लग रहा है कि दोनों तरफ हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं है। 6 साल से दबाव नहीं है उसके ऊपर। 6 साल हो गए उस मुकदमे को, वो फैसला नहीं कर पाया, तो अब 6 महीने और निकाल लें आप, ज़्यादा जल्दी किस बात की है। लेकिन जो लिस्ट है डोनर्स की, उसका फोरेंसिक तो होना चाहिए। मैं इस बात के हक़ में हूँ, उसका फोरेंसिक होना चाहिए। कौन थे, कहाँ से आए थे, किन्होंने वो डोनेशंस दिए हैं। और ये कहकर आप नहीं बच सकते कि मेरे एजेंट्स थे, अगर उन्होंने लिए तो मुझे क्या, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये कह के आप नहीं बच सकते बिल्कुल, क्योंकि डोनेशन आपके पास आया। दूसरी बात ये कि ये जो इल्ज़ामात है ना, इसराइल का एजेंट और यहूदी एजेंट और भारत का बयानिया और पाकिस्तान में वफाद से गद्दारी, ये मैंने पहले भी कहा है कि यार सब जमा कर लें, तमाम इल्ज़ामात को जमा कर लें, एक बहुत बड़ा बना दें ट्रिब्यूनल 9 जजों का, रिटायर्ड जजों का, चीफ जस्टिस का, वो उसमें पेश कर दें और गद्दारी का मुकदमा चला दें। उसके बाद जो फैसला है वो ले लें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ख़राब सूरत बनने वाली है। हुकूमत मौजूद है, हुकूमत अभी नहीं जा रही। अगर फैसला आ जाए, मैंने कल भी कहा था कि कौन जीता है तेरी इश्क के ज़ुल्फ़ असर होने तक। ज़ुनहरा,
अच्छा, ये जो नून लीग का पॉलिटिकल रिजॉल्व है ना और कंस्ट्रक्ट, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर वो बहुत वीक है शुरू दिन से। पनामा में जो बैटल इनको पॉलिटिकल मनूवर से लड़नी चाहिए थी, इन्होंने वो लीगली लड़ना शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें प्रूव नहीं कर सकेंगे, इनके पास रसीदें नहीं हैं, इनके पास मनी ट्रेल नहीं है। अभी भी ये वही गलती कर रहे हैं। ये आराम से रेफरेंसेस दायर कर सकते हैं, बहुत एक आइनी रास्ता ले सकते हैं, अदालत में जाएँ, चीफ जस्टिस के पास जाएँ और उनसे कहें कि जी इसका कोई हल निकालें, इस तरह गलत फंडिंग हुई हुई है, व्हाटएवर। अभी जब लीगल डिस्कोर्स फॉलो करना चाहिए तो ये मनूवर कर रहे हैं पॉलिटिकल। सो इनका जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो बहुत फ्लॉड है। रह गई बात के आइनी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर ये कितना ज़ोर डालेंगे। उन्होंने अपनी रफ्तार से काम करना है, पाकिस्तान में इदारे जिस रफ्तार से काम करते हैं हम सारे जानते हैं। ये ज़रूर है कि जब हम ये कहते थे पीटीआई को कि ये आप गद्दारी के सर्टिफिकेट्स ना बांटें और ना इस तरह की बात करें दूसरी पार्टीज़ के बारे में, तो फिर अब भी ये कहना चाहिए कि प्लीज़ ये इंडियन लॉबी, इजरायली लॉबी, ये सब कुछ ये कार्ड्स मत खेलें। एक तो पुराने हो गए हैं, दूसरा मेरे ख्याल है अगर इसके ऊपर फिर एक दफ़ा बैठ के जिस तरह एनबीसी कह रहे हैं फैसला कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं कर रही है मुस्लिम लीग नून या पीडीएम, आई वुड से फॉर दैट मैटर। बहुत मैच्योर अगर इनमें से कोई इस वक्त जा रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है। वही आसमा, किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी रुकन हो या पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स हुब्बुल वतनी पर सवाली निशान लगा देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं, आप इत्तफाक करेंगी। लेकिन जिस तरह से आजकल बातें की जा रही है पार्टी फंडिंग केस को लेकर, दबाव बढ़ा आज के इस एहतजाज के बाद? देखिए जी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी पीडीएम को कि रिलैक्स, टेक अ स्टेप बैक, डीप ब्रेथ, और फिर इस मामले को दोबारा अप्रोच करें। आप एक इस तरह से अभी फ़िलहाल ये चल रहा है ना कि वो एक चीज़ की हाइप यहाँ पे पहुँचा देते हैं, डिलीवर वो यहाँ पे कर सकते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो रहा है। पीडीएम का अपना जो एक नैरेटिव है वो लोगों के सामने वो उस तरह से फोर्सफुली प्रेजेंट नहीं कर सक रहे। लोगों की एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा देंगे और डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो कभी भी आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक इस केस का और इलेक्शन कमीशन पे दबाव का बात है, यहाँ पे मैं एक फिर शहराना थोड़ा सा कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। यहाँ पे स्टेक्स सबके हाई हैं। ये सिर्फ पीटीआई के को आप एक उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये तीनों पार्टीज के स्टेक्स इसमें हाई हैं और तीनों पार्टी बहुत ही शेकी ग्राउंड। और मैं जहाँ तक पीटीआई की पॉलिटिक्स को हमने फॉलो किया है ना कि वो अपने खाते किसी न किसी तरह मेंटेन रखते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज में शायद ये इतनी रिवायत नहीं है। तो आप जब इस तरीके से एक क्योस बर्पा करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आपका नुकसान अपना भी होगा। तो आप जस्ट स्टेप बैक, रिकंसिडर, उसको दोबारा से ओरिएंट करें, अपने थॉट्स को दोबारा से ओरिएंट करें। एक सक्सेसफुल प्लान बन सकता है। अभी भी इट्स नॉट टू लेट। अभी भी आपने अगर एक मोमेंटम अटेन करने में अगर नाकाम रहे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सिट बैक, रिलैक्स, एक अपने आप को टेस्ट करके आप उसमें फेल हो जाएं, फिर उसके बाद आप दोबारा रीअसेट करते हैं। इस वक्त एक आपको एक बेचैनी पीडीएम की सफों में आपको नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि कुछ तो चलेगा ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाइप क्रिएट कर देती है पीडीएम, लेकिन जब डिलीवर करने की बात आती है, अपना नैरेटिव आवाम तक पहुंचाने की बात होती है तो वहां पर वो फेल हो जाती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसे हुआ। वो बेसिकली एक वो उनमें एंजाइटी है, एंजाइटी नहीं, दिमाग। इस वक्त दिमाग, सिट बैक, रिलैक्स, प्लान एंड कम बैक। सिद्दीकी साहब, पॉलिटिकली सफोकेट हो गई है इस वक्त पीडीएम, इसलिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आप देख लें कि पहले इन्होंने इस्तीफे की बात कर रहे थे और वहाँ से इनको यू टर्न लेना पड़ गया। अब ये इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अब इनके पास कोई इशू ही नहीं है। ये जो मोहतरमा आज मरियम नवाज खड़े होकर कह रही थी कि 6 साल हो गए, तो भाई 6 साल में 3.5 साल से तुम्हारे अब्बा की हुकूमत थी, आप 3.5 साल में फैसला करवा देते। उस तो इलेक्शन कमीशन सारा आपका कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, आपके अंडर आता था, आपकी हुकूमत के अंडर आता था, आप उसमें फैसला करवा देती। फिर 6 साल से आप घबरा गई। हुदैबिया पेपर मिल ले लें, चौधरी शुगर मिल केस ले लें, आप ये जो अपना फेक अकाउंट्स का केस जरदारी साहब का चल रहा है,
इनको कितने कितने साल हो गए हैं, इनके लिए भी ज़रा सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के सामने जाके मजमा लगाएं। ये तरीका तो नहीं है। आप ये दबाव किस पे डाल रहे हैं? आप इदारों पे दबाव डाल रहे हैं, जबकि आपके पास लीगल वेज हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर पार्लियामेंट में आपने चेंज लानी है, आप नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आए। ये क्या है, सड़कों पे तमाशा आप लगा देते हैं, चंद हज़ार लोग इकट्ठे कर लेते हैं और आम पब्लिक को कितनी तकलीफ पहुंचती है ये आपको नज़र नहीं आता। हर दूसरे दिन मजमा लगाया होता है और आवाम को जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और दूसरी बात जो फॉरेन फंडिंग की बात है, आप देखें ज़रा, आप इमरान खान जो है वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। जब मैं लंदन में था और ये शौकत खानम के वहाँ पे इवेंट्स करवाया करते थे, तो वहाँ पे इनको दुनिया से लोग, क्योंकि इनको जानते थे, इनकी ईमानदारी को मानते थे, तो इसमें हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग इनको डोनेशन देते थे, सब इनके दोस्त हैं। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब भी आपने कोई इवेंट करना होता है तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एजेंट्स होते हैं, वो करते हैं ऐसे। लेकिन NBC की बात बिल्कुल सही है कि आप बिल्कुल बरियज़मा नहीं हो सकते कि एजेंट्स ने कर दिया। आपको उसकी भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए, और ये जो एकदम इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं, इनको खत्म होना चाहिए। ठीक है, पार्टी फंडिंग केस के हवाले से सभी की राय ये है कि ख्वाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है, दो बड़ी अपोजिशन में बैठी सियासी जमातें जो कि माजी में इक़्तिदार का हिस्सा रह चुकी हैं, अगर इस किस्म की क्यूरी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर इन केसेस के हवाले से फैसला करे। लेकिन जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी PDM की 11 सियासी बड़ी जमातों की जानिब से, आज वो प्रेशर उस तरह से नजर नहीं है। हाँ, शायद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर वो आ गया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा ये बयान कर रहा है कि उन्हें इन तकारीर ने कोई फर्क नहीं पहुंचाया। मुझे बड़े ब्रेक की तरफ साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की शिकायत पर बनीगाला थाने का जो अमला है उसे बरतरफ कर दिया गया है। शिकायत वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये थी कि ज़मीनों पर कब्जा करने, मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने और फिर तामीराती सामान की नकलो हमल करने वाली गाड़ियों से पैसे वसूल करने के इल्ज़ामात इस थाने पर मौजूद थे, लिहाजा अमले को बरतरफ कर दिया गया। जुलस साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताइएगा इस बरतरफी को आप किस तरह से देख रहे हैं? माजी में तो जो कुछ हुआ, हमें इस तरह की बरतरफियाँ नहीं, मौतलियाँ जरूर दिखाई दी। देखिए, बदतरफी हो या मोतरी तो खैर एक आर्जी अमल है, लेकिन बदतरफी करने से पहले तहकीकात होनी जरूरी है। ये उस दौर में भी नवाज शरीफ साहब ने इसी तरह एक को किया था। फैसलाबाद में एक इंजीनियर के बारे में कहा गया कि जनाब ये रिश्वत खाता है, तो उठा के उन्होंने उधर ही उसको जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से फिर उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ मसला चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सो नोटिस ले लिया उसका। अब यहाँ भी ये लोगों को बरतरफ करना, ये किसी के कहने पे इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इल्जामात बड़े शदीद हैं तो उसकी तहकीक और इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके बाद अगर साबित हो तो बिल्कुल बरतरफी भी हो, जो भी सजा उनको दी जा सकती है दी जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये मुनासिब अमल नहीं है कि तहकीकात के बगैर सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आप किसी को बरतरफ करते, ये मुनासिब नहीं। देखिए साहब, हमारे साथ तो माजी में ये भी हो कि तहकीकात होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसरान मुअत्तल होते हैं, बरतरफ नहीं होते, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर अवाम मुतालबा करते हैं कि इनको बरतरफ किया जाना चाहिए। ये बरतरफी भी और मुअत्तली भी ये गोरख धंधा है। आप इस मुल्क में देख लें, बरतरफ कर दें या मुअत्तल कर दें, कानून इतना सख्त है कि वो कानून के पीछे छुप के तो वो फिर सामने आ जाते हैं। होना तो इसी तरह चाहिए, क्योंकि ये पुलिस का सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हो रहा। ये थाने वाले इसी तरह है, थाने बिक रहे हैं, थानों में जो लोग बैठे हुए हैं आम आवाम को तंग करते हैं, भत्ता लेते हैं, मनशियात फरोश। मुझे बताएं कि जिस तरह ये सारे मामला चल रहे हैं, इतनी मनशियात बिक रही हैं, इतना कब्जे हो रहे हैं, ये पुलिस की मिली भगत के बगैर किस तरह हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल में तो ये बरतरफियाँ होनी चाहिए। इनकी तहकीकात क्या, जो लोग हैं, जो नज़र आ रहा है तहकीकात, ये तहकीकात में डाल के या कमेटियाँ बना के आज तक हमारे मुल्क में किस चीज़ का फैसला हुआ है? तो मेरे हिसाब से तो ये क्विक जो है ना, इनकी सफाई होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए थानों के ऊपर। ठीक है, मतलब अभी कहने कि अगर एक तरीके से फैसला ले भी लिया तो बेहतरीन फैसला है आपके में। जुनैरा साहिबा, जानता हूँ देखिए, इट डजंट गो वेरी वेल विद द प्राइम मिनिस्टर कि उनको कहीं से शिकायत मिले और वो किसी भी थाने या किसी भी एक ऑफिस के लोगों को सस्पेंड कर दें या घर भेज दें, वट एवर। एक तो इंक्वायरी होनी चाहिए, हर एक का हक है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इट्स नॉट कि मैं या कोई और प्राइम मिनिस्टर के क्लोज सर्कल में आता है तो उसके कहने से इस तरह का एक्शन हो जाए। दूसरा, द वे PTI इज़ हैंडलिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट, उससे ये लगता है कि इनको गवर्नेंस की ABC भी नहीं अभी आती, बहुत गलत तरीके से ये हैंडल
कर रहे हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट को जो ऑलरेडी बहुत ग्रेव प्रॉब्लम्स का शिकार है। रिफॉर्म्स तो दूर की बात है, ये उसे रीस्ट्रक्चर या उसकी थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन के भी करीब नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन कि एक एक थाने को इस तरीके से, क्योंकि वो बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर इस तरह हैंडल कर रहे हैं, हर एक को उसका जवाब देने का हक होता है और चीज़ें इस तरह नहीं हैंडल की जाती। आसमा, कहा यह जा रहा है कि इंक्वायरी बगैर बरतरफी मुनासिब फैसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इंक्वायरी अगर होती हैं तो पता नहीं कितने कितने महीने ले लेती हैं। देखिए जी, ये बात समझना कि हमारे सिस्टम में गलतियाँ नहीं हैं या हमारे सिस्टम में रिपल्स और रिडल्स नहीं हैं, ये गलत बात है। अगर हम इस सिचुएशन में से, अगर इस पूरी कहानी, इस पूरे वाक़े में से अगर हम जो द रियल आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज़ कि आप का प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का घर है, वहाँ पे इस किस्म का इवेंट होना और इसकी कंप्लेंट होना, आपको तो उसको अगर इस प्रोबेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में लगा लें तो पूरे पाकिस्तान में क्या हालात होंगे। हमने बहुत मेहनत करनी है और हेडपुट अपना पूरा ध्यान लगा कि इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अगर ये मुअत्तलियाँ हुई हैं और मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोगों को राइट होना चाहिए रिप्रेजेंट देयर ओन साइड, मगर बात ये है कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कोई ठीक है। पॉइंट आपका आ गया। एनबीसी अभी तक क्वेश्चन यही आ रहा है कि इंक्वायरी बगैर बरतरफियां की गई हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं पर आती थी कि वज़ीर-ए-आज़म के एरिया में या जहां पर उनकी रहायश जो थाना उन्हें लगता है वहां पर ही सब कुछ काम होता रहा। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर पुलिस रिफॉर्म्स इस तरह करेंगे कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ेंगे, जो रिश्वत ले रहा होगा पुलिस वाला उसे बरतरफ करके पूरा थाना बरतरफ करा देंगे, और आईजी वाईजी भी कोई कुछ नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तहकीकात नहीं। अब पुलिस रिफॉर्म्स करने आए थे ना, तो ये क्या कर रहे हैं खड़े होकर, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ रहे हैं। ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि किस तरह हो गया। अगर इस तरह करना है तो फिर पूरे पाकिस्तान के थाने सस्पेंड कर दिए जाए। हर थाने में हो रहा है, मतलब बर वक्त तहकीकात होना जो है वो बेहतर होता, बजाय इसके कि फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया। इसके मुताबिक है कि इंक्वायरी पहले कॉल कर ली जाती, एक इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती, जो मौरद इल्ज़ाम ठहरते उनके हवाले से फौरी तौर पर डिसीजन ले लिया जाता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।